बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह आज रात 10 बजे एक बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि जाहिर है कि आजकल क्वारंटाइन चल रहा है, सब लोग घर में हैं, टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो टेम्पटेशंस के साथ किस तरह से डील किया जाए। जाहिर है कि घर बैठ के फारिग बैठ के इंसान जो है वो किसी फितने का शिकार भी हो सकता है। तो उस हवाले से मैंने मुनासिब समझा कि मैं दावत दूं। मोहम्मद अली भाई बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे और एनएलपी ट्रेनर हैं, और इंशाल्लाह मैं जानना चाहूंगा इनसे इनके काम के बारे में भी, और इनका इंट्रो इन्हीं से खुद भी लेना चाहूंगा। और बात हम करेंगे आज के हाउ टू डील विद टेम्पटेशंस इन क्वारंटाइन, और जो डिजिटल एडिक्शन का एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है बहुत प्रॉब्लम अराइज हुआ है, उसके बारे में माशाल्लाह ट्रेनिंग भी ली हुई अली भाई ने। तो विदाउट फर्दर डिले सबसे पहले तो मैं सलाम कहूंगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अलैहि। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है, आप सुनाए अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, गेटिंग बेटर एवरी डे, एंजॉयिंग दिस टाइम विद मी, जो और विद माय फैमिली, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे एक टाइम टू थिंक एंड पॉन्डर दिया एंड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू इंप्लीमेंट देम। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। तो अली भाई आपका माशाल्लाह जो फील्ड है माइंड साइंसेस की और एनएलपी की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा क्विकली। और ये जो आपने ट्रेनिंग ली है शेख वाइल इब्राहिम से डिजिटल एडिक्शन के ऊपर, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या माशाल्लाह आप काउंसलिंग कर रहे हैं आजकल, और पाकिस्तान में क्या देखते हैं आप इस इशू के हवाले से? लेकिन पहले अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवा दीजिएगा। जी, मैं अली ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर, आपकी तरह हम लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से ही हैं। उसके बाद मैंने 8 साल लगाए ऑयल एंड गैस में, श्लम्बर्जे और शेल के साथ। फिर मेरा 13 इयर्स का रिटेल का बिजनेस था मेरा मिडिल ईस्ट में। आई हैड ओवर 70 आउटलेट्स इन मिडिल ईस्ट, इन ऑलमोस्ट एवरी मॉल, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं पिछले कई सालों से अब जो है ये माइंड साइंसेस के फील्ड में आया और आता ही जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा फील्ड है। हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, तो 5 साल में डिग्री खत्म हो जाती है, 4 साल में डॉक्टर बनते हैं, तो 5 साल में। ये माइंड साइंसेस एक ऐसा फील्ड है कि हर साल मिनट में, हर साल में एक नई चीज खुल के सामने आ जाती है। इस समुंदर को कूजे में बंद करने की कोई कोशिश कर ही नहीं सकता। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा था। अली, आपने जो सवाल पूछा, मैं एक्चुअली तो डील ये थी कि पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछना था, लेकिन चले आज आपने पहल कर दी, मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। चलिए आप भी बता दें, मेरे और भी बड़े सवालात हैं, लेकिन आप बीच में पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह अपना सवाल। इंशाल्लाह। तो मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा था, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन हैविंग फन इन द कन्वर्सेशन, अदरवाइज तो फायदा ही नहीं होता ना। तो अरे मैं जब शेख वाइल से जो मेरी ट्रेनिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक दैट वाज अ रियल आई ओपनर, बिकॉज बीइंग एन एनएलपी ट्रेनर, मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ, बॉडी लैंग्वेज, पाकिस्तान का पहला बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं सिल्वा अल्ट्रा माइंड ईएसपी, व्हिच इज अवेकनिंग ऑफ योर सिक्स्थ सेंस, उसका इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं लाइफ कोचिंग, कैरियर कोचिंग, बल्कि अब मैं कहता हूँ कि आई एम अ ह्यूमन इंजीनियर एंड अ चेंज एजेंट। तो मैं ये सारी चीजें कर रहा था, लोगों के साथ सेशंस कर रहा था। मेरे पास केसेस पहले भी आते थे, ये विजुअल एडिक्शन के, आप डिजिटल एडिक्शन कह लें या विजुअल एडिक्शन कह लें, या मुझे पता नहीं कि वो लफ्ज हमें ओपन बोलने की इजाजत है या नहीं है, लेकिन ये एक इनअप्रोप्रिएट इमेज एडिक्शन कह लें, हम उसको ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। सो वो इनके केसेस मेरे पास पहले भी आ रहे थे, और मैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एनएलपी के थ्रू बहुत सारी चीजों की हेल्प कर रहा हूँ, और अभी भी मैं बहुत सारी एनएलपी यूज करता हूँ, उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स। शेख वाइल के साथ जो काम करने में मजा आया, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि एक फोकस्ड, कंसंट्रेटेड एफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू। और मजे की बात अली, मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग मैंने अकेले ने हासिल नहीं की। मेरी बेगम, मेरी दोनों बेटियां, मैंने अपने बड़े बेटे को, छोटा बेटा बहुत छोटा है इसलिए उसको नहीं कराई, लेकिन मैंने सबको साथ बिठा के पूरी फैमिली को मैंने ये ट्रेनिंग कराई, बिकॉज मैं समझता था कि जिस तरह की मैं चीजों को फेस कर रहा था, लोगों के इश्यूज के साथ मैं डीलिंग कर रहा हूँ, उसमें मेरा ये ख्याल है कि ये एक ऐसा अवेयरनेस थी, और कुछ हो या ना हो, एक अवेयरनेस है। आप अगर अवेयर होकर कोई काम करते हैं ना, देन यू एटलीस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। सो तो शेख वाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम करके एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बनी कि यार ये इशू जो है ना, ये कितने बड़े लेवल पे है। मुझे ये तो था कि ये इशू बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा है ये अंदाजा नहीं था। जिस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स शेख वाइल ने हमारे साथ शेयर किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो टूल्स एंड टिप्स दिए, और एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में थी कि जी आपने किसी को अगर शेम करना है और रिलीजन के हवाले से उसको शेम करेंगे तो शायद वो ये काम छोड़ देगा। उन्होंने शेख वाइल ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है।
आप रिलीजन के जरिए लोगों को शेम अगर करने लग जाएंगे तो आप उनको इसके अंदर और ज्यादा घुमा देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग ये समझने लग जाएंगे यार हो अब हमारी बचत तो हो नहीं सकती, माफी तो हमें मिलनी नहीं, तो कोई वो लोग जो है ना अनफॉर्चुनेटली मायूसी की तरफ चल पड़ेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स के रिलीजन के ऊपर अगर हमने बिल्ड भी करना, रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिकवरी प्रोसेस, बट इट इज वन ऑफ द ब्रिक्स in the block, or block building block hai. It is not the icing on the cake. It is the most important aspect. Once you are, you're on that path and you have recovered fully, then that वो जो है ना आपको रिलीजन की तरफ जाना वो बहुत हिफाजत देगा। लेकिन हमारे यहाँ जो काम हो रहा था, जिसकी वजह से मैं ख्याल मैं भी शायद कभी ये गलती कर रहा था, जो शेख वाइल ने मेरी करेक्ट की, कि हम जब लोगों को ये कहने लगे थे ना कि ओए होए तुम्हें नहीं पता तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तो वो जो एक फियर मॉन्गरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट था रिलीजन से रिलेट करके लोगों के साथ, वो क्लैरिटी मुझे मिली कि उसके अलावा भी और तरीके हैं जिनसे इंशाल्लाह हमने लोगों की हेल्प करनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस वक्त मैं जो अगर आपको केसेस के लिए स्टोरी सुनाऊं तो मेरा ख्याल है कि मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मेरा जो है ना कई दफा दिल रोता है, और बहुत दफा मुझे खुशी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों के दिल में वो एहसास डाल रहा है, जो एहसास उनके अंदर जो है वो तब्दीली लाना है, वो अपने को लाना चाहते हैं, और वो बेचारे एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, जिस विशियस साइकिल पे जो आप हमेशा, मैं ख्याल आप भी ये बात बहुत दफा कहते हो कि शैतान का एक ऐसा हमला उनके ऊपर हो रहा होता है कि जिस हमले की वजह से वो मायूसी, जिसे हम कहते हैं ना कि डिस्पेयर, वो एक होप का खत्म होना कि यार अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यानी कि वो एक ऐसे साइकिल में जाते हैं, होपलेसनेस का साइकिल है। बिल्कुल, होपलेसनेस। और उसके बाद फिर वो लोगों की ना कुछ किस्में हैं, उनमें से जो एक थॉट प्रोसेस की एक किस्म है होपलेसनेस के बाद, जो अगली जो किस्म है वो ज्यादा खतरनाक है, जिसे कहा जाता है वर्थलेसनेस। तो होपलेसनेस से निकल के जब वर्थलेसनेस पे चले जाते हैं, दैट इज सुसाइडल। ओ यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो लेवल ना दर्जात हैं, जिस तरह दीन में ऊपर जाने के दर्जात हैं, उस तरह शैतान के गड्ढे में जाने के भी दर्जात हैं। अल्लाह बचाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी एक रिसेंटली एक केस जिसमें मैं काम कर रहा हूँ यार, इस केस का जिक्र करते हुए भी जो ना एकदम कुछ होता है। अल्लाह किसी बहन को, किसी भाई को इस तरह के हालात में ना डाले। वो हस्बैंड जो है वो शादी के बाद 2 बच्चों, खूबसूरत बच्चियों के बाद, वो उसका अपनी बेगम की बजाय मर्दों में इंटरेस्ट होने लग गया इसी वजह से, ठीक है। और वो सब कुछ तोड़ने को, सब तबाह करने को तैयार हो गया। मैं कहना खत्म कर दूंगा अपना सब कुछ, मतलब इस हद तक आगे चला गया। सो यानी ये जो एडिक्शन है, इनअप्रोप्रिएट एडिक्शन, ये हमें वहां लाकर खड़ा कर देती है कि जहां पर हमें अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। लेकिन एक अच्छी खबर बताऊं अली आपको, बड़ी अच्छी खबर। जी। उस बंदे को एहसास हुआ और वो मेरे पास आया और वो कहने लगा, अली भाई मुझे बचा ले, मुझे बचना है। बस यहाँ मैं अपनी ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये एक बीमारी है। अगर किसी को बुखार हो जाए, नजला जुकाम हो जाए, खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए, आज तो कोरोना चल रही है ना, तो किसी को कोरोना हो जाए तो क्या आप उसको घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे? आप ऐसा यकीन नहीं करेंगे। आप उसका इलाज कराएंगे, आप उसकी सपोर्ट करेंगे। तो ये भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज है, ये काबिले इलाज है, इसका इलाज हो सकता है। इसको हम ठीक करें और उनको शेम करने की बजाय उनको सपोर्ट दें। सो एक और अच्छी खुशखबरी ये अली, आपने पाकिस्तान के हवाले से सवाल पूछा। पाकिस्तान के हालात अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान दुनिया के टॉप 20 ममालिक, क्या टॉप 50 में भी नहीं आता, जो लोग इस तरह की चीजों को एडिक्टेड है उनके लिए। ये बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज में टॉप पे आता है, एक चीज में टॉप पे आता है, और वो है बाउंस रेट। वो लोग जो इस तरह की चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपनी हुकूमतों को सैल्यूट करता हूं कि हमारी फायर वॉल्स इतनी स्ट्रांग है कि वो उनको पार नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से माशाल्लाह हम लोग जो है, हम इंडिया से भी पीछे हैं, हम उससे इन सब चीजों से पीछे हैं, अमेरिका से भी पीछे हैं, दुनिया के बड़े मुल्कों से इसमें पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो उनके जरिए बचाते हैं और हमें बचाए। सो टू समराइज इट इन अ नटशेल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ये विजुअल एडिक्शन। फिर वो चाहे गेमिंग की एडिक्शन हो, फिर वो चाहे, क्योंकि आपको पता नहीं, जो एक बात हम कहते होते हैं माइंड साइंसेस में, और आप तो उसके बहुत बड़े दाई हैं, डोपामीन की प्रोडक्शन जो है जो कि सबसे ज्यादा किलर हार्मोन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर ग्रोथ, एंड सबसे ज्यादा खतरनाक हार्मोन है फॉर किलिंग आवर इनर सेल्फ।
तो वो ये जो स्क्रीन है ना, ये जो हर एक सेकंड के बाद हम इन स्क्रीन को देखते हैं, उन स्क्रीन को देखने की जो एडिक्शन है ना, वो उसमें डोपामीन जो है वो बड़ा मेरे से बेहतर अली आप उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे डोपामीन को बन के। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये माइंड साइंसेस जो माशाल्लाह आपका सब्जेक्ट है और एनएलपी जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें कुछ इसके हवाले से कुछ टिप्स बताएं कि एक बंदा अगर खुदा ना खास्ता टेम्प्ट हो रहा है, टेम्पटेशंस की साइंस पे मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, साइंस ऑफ टेम्पटेशंस। टेम्पटेशंस क्यों होती हैं इंसान को, और टेम्पटेशंस कंट्रोल करने में फेल क्यों हो जाता है इंसान? इसको जरा आप एक्सप्लेन करें माइंड साइंसेस के हवाले से। अली मैं इसमें दो चीजें करूंगा। एक चीज ऐसी है, मैं थोड़ा सा माइंड साइंसेस से हट के, मैं चूंकि आपका भी जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह दीन पे बहुत काम है, तो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी तालिब इल्म हूं, तो मैं उस हवाले से रिलेट करता हूँ। तो मैं उस हवाले से थोड़ा सा इसको लेकर चलूंगा कि ये जो जितनी भी टेम्पटेशंस है ना, इनकी जड़ है प्रोक्रेस्टिनेशन। बिल्कुल ठीक, ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। मैं इसके ऊपर काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस कोट किया करता हूँ, और मैं हर अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हदीस अगर आपने अपनी जिंदगी बदलने के लिए पढ़नी हो ना, तो काब बिन मालिक की हदीस को रट जाएं, घोट के पी जाएं, ठीक है? ये एंटीबायोटिक है आपके लिए, ठीक है? और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हो तो काब बिन मालिक की हदीस पे किसी वक्त लोगों के लिए पूरा लेक्चर आप दीजिए। जबरदस्त। काब बिन मालिक कहते हैं कि जो मेरे ना जाने की वजह थी वो सिर्फ एक थी, और वो थी प्रोक्रेस्टिनेशन। सो हिज टेम्पटेशन, हिज एवरीथिंग अरोज फ्रॉम दैट प्रोक्रेस्टिनेशन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह मुज़म्मिल में क्या फरमाते हैं? सूरह मुज़म्मिल में क्या कहते हैं? कुम, एक्शन का टाइम है, प्रोक्रेस्टिनेशन का नहीं। गेट अप नाउ एंड स्टार्ट वर्क, ठीक है? सही, सो सही। जो हम लोग जो ये टेम्पटेशंस जिनकी बात करते हैं, उन टेम्पटेशंस की तरफ हम क्यों जाते हैं? जब हम लेजी होते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, कुछ और करने को दिमाग में आ नहीं रहा होता, हम कहते हैं अच्छा यार पानी भी पीना, हम कहते हैं अच्छा यार उठूंगा। मैं उसकी ना बड़ी मिसाल किया करता हूँ, मेरे कजन है, वो दोनों बहन भाई जो है ना, वो मुझसे बड़े हैं, दोनों मुझसे एक 8-10 साल बड़े हैं, एक 8 साल बड़े हैं। तो वो जब दोनों बहन भाई माशाल्लाह लेजीनेस की हाइट पर है, टू एन एक्सटेंट कि वो एक दफा हम लोग कमरे में बैठे हुए, वो दोनों लेटे हुए, और वो भाई बहन से कह रहा है यार ये मक्खी आई हुई है मेरे सर पे, इसको उड़ा दो। अब अपने सर से मक्खी नहीं उड़ा सकता। वो कह रही है, उसका बेटा बैठा हुआ, उसका बेटा उसे बैठा हुआ, उसे कहती है इधर आओ, ये मामू के सर से भी मक्खी उड़ाओ और मेरे सर से भी मक्खी उड़ाओ। बिल्कुल ठीक। अब जब हम इतने ज्यादा लेजीनेस और इतनी प्रोक्रेस्टिनेशन में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली हम इस तरह की चीजों में पड़ेंगे। नंबर एक, ये तो था एक वो पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें रिलीजियसली भी और नॉन रिलीजियसली भी समझना, बिकॉज रिसर्च भी ये कहती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन लीड्स टू लेथार्जी, एंड लेथार्जी लीड्स टू अनवांटेड हैबिट्स, ठीक है, अनलाइक्ड हैबिट्स। अब अगर मैं इसको दूसरे एस्पेक्ट में देखूं, इसको हम एनएलपी की जुबान में, माइंड साइंसेस की जुबान में, उसे हम कहते हैं एंकर्स या ट्रिगर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते हैं जब वो इस एडिक्शन पे, किसी भी एडिक्शन के ऊपर काम करते हैं, कि हो ये रहा होता है कि हम, मतलब मैंने स्क्रीन देखी, स्क्रीन में एक अच्छी सी शक्ल नजर आई या अच्छी सी नई गेम नजर आई, और मैं फौरन उस गेम की तरफ पड़ गया। अब वो जो मैंने आपसे बात करते हुए मेरा उस स्क्रीन को यूं देखना, वो मेरा एक ट्रिगर था, ठीक है? एक बड़ा मजेदार आपको किस्सा सुनाऊं अली। एक बंदे का मुझे एक मेरे पास एक केस आया, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जी जी, आई एम श्योर आपकी जो व्यूअरशिप है वो काफी मैच्योर है इन चीजों के लिए, तो मैं थोड़ा सा इस केस को डिस्कस कर लेता हूँ। वो बंदा ये कहने लगा कि जी मैंने सिगरेट छोड़ना है, ठीक है जी, नो स्मोकिंग, स्मोकिंग का केस था। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब वो क्विट स्मोकिंग के लिए उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे कहा कि मैंने उसके, जो आप अभी बात करते हैं कि वो क्यों लोग जाते हैं इसकी तरफ, तो मैं उसके ट्रिगर्स या उसके एंकर्स को ढूंढना शुरू हुआ कि वो क्यों जा रहा है। यू विल बी अमेज्ड टू फाइंड आउट, उसका एंकर था लड़की की आवाज। सही। वो कहता था कि मैं जैसे ही चाहे फोन पे लड़की की आवाज सुनूं, चाहे मैं सामने सुनूं, मैं कहता तो लड़कियां तो बेतहाशा गुजर रही हैं और वो बातें भी कर रही होती हैं। कहता नहीं, जब वो आवाज मेरे से बात कर रही होती है तो मेरा दिल करता है मैं सिगरेट पीऊं। नाउ डज इट मेक एनी सेंस? It does not make any sense, right? That is why it is an anchor, it's a trigger. So हमारी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस चीजों में पड़े हुए हैं, उनकी वजह होती है कि उनके सेंसलेस ट्रिगर्स हैं, जिनकी एक्चुअली कोई हकीकत नहीं होती, लेकिन वो समझ रहे होते हैं कि यार ये हमारा ट्रिगर है, और उनका जो इनर कॉन्शियस है। अच्छा, एक और मैं आपको लिए मजेदार चीज बताऊं कि जो आपकी जो विजुअल एडिक्शन है,
ये आपके ब्रेन में फिजिकल डैमेज करती है। जब ये ब्रेन में फिजिकल डैमेज करती है तो उस फिजिकल डैमेज की वजह से भी आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी जो सोचने के हैं, आपका जो एमिगडाला है, आपके जो फ्रंटल लोब्स हैं, वो हर्ट होते हैं, वो डैमेज होते हैं, उनकी कैपेसिटीज भी चेंज होती हैं, तो उनको आपके इंस्टिंक्ट्स पकड़ लेते हैं। अब जैसे मतलब एग्जांपल मैं इसकी एक और बड़ी आसान देता हूं कि अगर अभी एक ऊंची आवाज है डूज करके, तो एकदम लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा ओह धमाका हुआ ना। ऊंची आवाज हो सकता है प्लेट गिरी है, हो सकता है कोई बर्तन गिर गया है, बट ऊंची आवाज से हमारे ब्रेन्स कंडीशन हो गए हैं कि भाई ये एक धमाका ही हो सकता है। तो इसी तरह वो लोग जब इस नशे में किसी किस्म के भी एडिक्शन में पड़ते हैं, फिर वो चाहे विजुअल एडिक्शन हो, चाहे डिजिटल एडिक्शन हो, चाहे हीरोइन की एडिक्शन है, चाहे कोई और नशा है, एडिक्शन कहते ही उसको है कि जिसमें आप बगैर सोचे समझे वो काम करने की तरफ चल पड़े। वो पाइड पाइपर याद है आपको? एक हमने बचपन में पढ़ते थे पाइड पाइपर, तो बीन बजाया था उसने, तो वो जो बच्चों को उसने ना एडिक्ट कर लिया था ना, तो बच्चे उसके पीछे 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 चल पड़े। तो आजकल ये मीडिया जो है, ये टीवी जो है, ये मोबाइल जो है, ये हमारे पाइड पाइपर्स हैं। सही। अली भाई, मुझे आपकी बात से समझ आई है कि हमेशा एक ट्रिगर होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन पहले ही होती है। और मुझे वो एक बात भी याद आ गई कि वो मुहावरा है कि मुहावरा या एक मारूफ कॉल है कि जो फारिग जहन होता है वो शैतान की फैक्ट्री होती है। तो जाहिर है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है। लोग जब स्ट्रेस में आते हैं या फ्रस्ट्रेशन में आते हैं तो वो राह निजात ढूंढते हैं इस चीज में कि आप अपने आप को रिलीज करने, स्ट्रेस जैसे एक एस्केपिस्ट माइंड होता है। आई थिंक यू विल एग्री विद मी कि जो एस्केपिज्म की थ्योरी है कि एक बंदा अपने हालात से भागने के लिए अपने हालात को देखना नहीं चाह रहा होता, अपनी वर्स्ट कंडीशन को देखना नहीं चाह रहा होता, वो एस्केपिज्म के लिए फिर जो है वो नशे की तरफ जाता है, एडिक्शन की तरफ जाता है। तो सेम यही एस्केपिज्म हमने लगाई हुई है कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं या हमें नजर आ रहा होता है कि हम बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे लाइफ में, तो हम फिर मूवीज पे मूवीज देखते हैं। हम अपने आप को सराउंड कर लेते हैं ऐसी चीजों से कि हम बस बिजी रहें, और हम कभी भी ये ना सोचें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में ना सोचें, ये ना सोचें कि हम कुछ हक अदा कर रहे हैं, सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि उससे स्ट्रेस पैदा होगा जाहिर है। तो एक आपने कहा प्रोक्रेस्टिनेशन, दूसरा आपने कहा कि ट्रिगर होता है कोई ना कोई। ये बड़ा आपने जबरदस्त पॉइंट कहा कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ ट्रिगर्स होते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल दी कि वॉइस कुड बी अ ट्रिगर एज वेल। तो अली भाई, ये जो अल्लाह माफ करे जो लाइफस्टाइल है हमारी यूथ का और हमारे लोगों का, हर वक्त ऐसी टीवी सीरीज देखना, उनमें तो हजारों ट्रिगर्स होते होंगे। और ऐसी मूवीज देखना, मेरा नहीं ख्याल कोई टीवी सीरीज और मूवीज देखने से पहले उसका पेरेंटल कंटेंट चेक करता है, इल्ला माशाअल्लाह कोई हो। तो आई थिंक कि उसमें तो हजारों ट्रिगर्स हैं, बचना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस करंट लाइफस्टाइल के साथ। बिल्कुल अली, मैं अभी एक छोटी सी बात करता हूँ। मेरे बेटे ने मुझे उस दिन कहा कि मैं बड़ा ऐसा हो गया, मैं तो ड्रामे शामे देखे, मुझे याद भी नहीं कि लास्ट ड्रामा कब देखा था। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा वो एक ड्रामा आया, मैंने उसके दोस्तों ने मुझे बताया, आप वो जरूर हमने देखा, सारी फैमिली, बेटी भी कहने की सारी फैमिली बैठ के देखते हैं, ड्रामा इस्लाम के ऊपर है। मैंने कहा यार ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। कौन सा ड्रामा है? कोई अलिफ नाम का ड्रामा था, आजकल सुना बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है। अली, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो भी काम करें, आई डोंट केयर कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, मैंने इस्लाम का उससे बड़ा मजाक होते हुए नहीं देखा। अच्छा। और वो ड्रामा इज फुल ऑफ ट्रिगर्स, फुल ऑफ ट्रिगर्स। मैंने एक दो किस्तें उसकी देखी बच्चों के साथ बैठ के, एंड देन आई टोल्ड हिम कि यार भाई इसको बंद करो प्लीज। और मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि उसमें जो उन्होंने जो चीजें दिखाई थी कि भाई जो तवाइफ है, जो इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वही इस्लाम की तरफ आएंगे। और जब अल्लाह ताला आपको एक चीज उन्होंने बड़ा गलत कॉन्सेप्ट दिया, जिसपे उन्होंने कहा कि जी उसको रिवर्ट भी हमने कराया, वो ये कॉन्सेप्ट है कि जी अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको उस वक्त कोई चीज अदा नहीं कर रहे तो आप मायूस हो जाएं और अपनी जिंदगी को आप शैतान के रास्ते पर डाल लें, फिर अगर कभी अल्लाह ने आपको हिदायत देनी हुई तो दे देगा। यानी ये कॉन्सेप्ट वो दे रहे हैं दूसरी तरफ। ठीक, मैं इसमें एक बात हमेशा ही कहता होता हूँ, आपकी ऑडियंस भी इंशाल्लाह सारी माशाल्लाह बड़ी समझदार है, तो मैं लोगों से एक सवाल पूछा करता हूँ कि शैतान का असल नाम क्या था? तो आपको तो खैर उसका इल्म है ही है, अज़ाज़ील। तो मैं कहता हूँ कि अज़ाज़ील को अल्लाह ने क्या लक़ब दिया? इब्लीस। तो इब्लीस का मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला। तो मैं सारी ऑडियंस के लिए मेरा ये जवाब होता है कि आज के बाद जब भी आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो तो आपका नाम क्या होना चाहिए? मैं जवाब नहीं दूंगा। वो लक़ब आपको अल्लाह ने बता दिया कि मेरी रहमत से जो मायूस होगा उसका नाम क्या है। ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं इन ड्रामों में, ये जो
ये जो माइंड में कि जी अच्छा आप पहले मायूस हो जाए, उसके बाद अगर अल्लाह ने माफ करना हुआ तो आपको कर देगा, और फिर वहां पर जो है वो दिखाया जा रहा है कि जी वो शराब भी पी रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, उसके पास गाड़ियां भी हैं। तो लोगों के, बच्चों के जो ज़हन है ना हमारी यूथ के, वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए होते। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरी बेटी ने, उसे मेरी छोटी बेटी ने मुझे बात की, कहती है अब्बू मुझे आज पता चला कि 18 साल से पहले लाइसेंस या गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्यों? मैंने अभी फिजिक्स में रूल पढ़ा है। मैंने कहा क्या पढ़ा चला आपने? कहती है वो, उन्होंने ये बताया कि हमें ये समझ आई कि जी जो रिफ्लेक्सेस है ना इंसान के, वो 18 साल की उम्र तक उस लेवल पे जाते ही नहीं जहां आप लेस देन अ सेकंड में रिस्पॉन्स दे सकें। आपको 3 to 4 सेकंड लगते हैं रिस्पॉन्स देने में व्हेन यू आर बिलो 18, और वंस यू क्रॉस 18 आप सेकंड के अंदर आ जाते हैं। अब ये देखिए, ये उस बच्ची ने ये पढ़ा और शी सेड कि जी वो मैं तो कभी भी नहीं चलाऊंगी 18 से पहले गाड़ी, राइट? सही। नाउ ये वो चीजें हैं जो हमारे यूथ के साथ इस, अगर हम ड्राइविंग के ऊपर ये बात कर रहे हैं तो यार आप सोचो कि इम्पैक्ट क्या दे रहे हैं हम उनको, कि आप इश्क आशिकी, प्यार मोहब्बत। एक और ड्रामा था, वो उसका मैं सिनॉप्सिस पढ़ रहा था, उसमें वो जिसमें पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की अक्ल दानिश मर गई थी। मुझे नहीं पता वो कौन सा था, मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो। तो मतलब आप इस तरह चीजें दिखा के डेफिनेटली यूथ को ये कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं यूथ को मना नहीं करता, आप देखें, चुन के देखें, अच्छी चीजें देखें, बहुत बेतहाशा अच्छी चीजें मौजूद हैं। एंटरटेनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट यू आर गेटिंग एंटरटेन विद, इसके ऊपर सोचें। अली भाई, ये तो चले पाकिस्तानी ड्रामे ना, अभी जो वेस्टर्न टीवी सीरीज हैं, और जिस तरह की वो टीवी सीरीज आ रही हैं उनमें किस किस तरह के सीन होते हैं, वो अब कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यही मेन वजह है कि हमारी जो सोसाइटी है, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड सोसाइटी है। हमारी डाइट्स भी ऐसी कर दी गई और हमारी रूटीन भी ऐसी है, हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी है, हम अपने ब्रेन का ख्याल ही नहीं रखते। मैं हमेशा यूथ को एक बात कहता हूँ कि तुम्हारा माइंड, तुम्हारा ब्रेन प्रेशियस है। तुम एक प्रेशियस चीज कैसे गंद दे सकते हो? तुम जब अपने पेट का इतना ख्याल रखते हो कि पानी देखकर पीते हो और तुम खाना देखकर खाते हो क्योंकि तुम्हें पेट का पता है कि पेट अफेक्ट होता है, तुम अपनी सोल को और अपने माइंड को गंद कैसे दे सकते हो? ऐसी एंटरटेनमेंट कैसे दे सकते हो जो तुम्हारे प्रेशियस माइंड को, जो कि ऐसा माइंड है जो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, उस माइंड को तुम इतनी घटिया किस्म की एंटरटेनमेंट दे रहे हो और सोच भी नहीं रहे हो कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तो मेरे तो ख्याल में कि ये भी बहुत बड़ी वजह है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आज जो करंट टाइम चल रहा है, क्वारंटाइन में, अल्लाह न करे कोई एडिक्ट हो चुका है इस चीज का, उसको बहुत टेम्पटेशंस आती हैं, वो टेम्प्ट होता है बहुत ज्यादा, तो उसको क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए करंट टाइम में? और आप क्या टिप्स देंगे ऐसे इंसान को जो फाइट कर रहा है इस फितना को, करना चाहता है? अली, मैं एक चीज, जब भी मेरे पास केसेस आते हैं तो मैं उनको 2 चीजें जो है ना, उनके लिए मेरे लिए बड़ी मस्ट होती हैं उन केसेस को ये डील करने के लिए, और मैं केस वही लेता हूं जो पहले इन 2 चीजों पे काम करे। पहली चीज ये है कि एक काम जो कि बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है, बट वो काम सबसे आसान है जब आप करने लग जाएं, अपनी जिंदगी के 24 घंटों को 15 मिनट में डिवाइड कर लें। अब 1 घंटे में 4-15 मिनट हुए। फॉर एग्जाम्पल, आप बाथरूम गए हैं, आप लिखें कि पहले, और आपने 1 घंटे के बाद आप बाहर निकले हैं, तो आप लिखें मैं पहले 15 मिनट जो है वो अंदर सिर्फ मॉडलिंग करता रहा अपने साथ में, ठीक है। अगले 15 मिनट मैंने शावर लिया, उससे अगले 15 मिनट जो है मैंने कपड़े बदले, उससे अगले 15 मिनट जो है ना वो मैं रीमॉडल करके अपने बालों को संवारता रहा। तो 15 मिनट में 1 घंटा मैंने इसमें वेस्ट कर दिया। आप क्लास में बैठे हुए हैं, 1 घंटे की क्लास हो रही है, ठीक है, आपके उस 1 घंटे में 15 मिनट में आप लिखिए कि मैंने पहले 15 मिनट टीचर ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मेरा दिमाग जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे नहीं, मेरा दिमाग फलानी वीडियो के ऊपर घूम रहा था। मैं अगले 15 मिनट में टीचर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, मेरा दिमाग वहां जा रहा था, ठीक। अब आप जब ये 15 मिनट की जिंदगी अपनी, अच्छा मजे की चीज ये कि आपको 24 घंटे तो करने नहीं है, उसमें से 8-10 घंटे तो आप सो ही जाएंगे, राइट? शायद आजकल ज्यादा सो रहे होंगे, 12 घंटे भी सो लेंगे कुछ लोग। तो अब आपने जो बाकी रिमेनिंग टाइम है, अच्छा उसमें ट्रिक ये है अली कि आपने ये काम ईमानदारी से हर मैक्सिमम 1 घंटे के गैप से करना है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 3 घंटे के बाद कोई चीज लिखने बैठेंगे तो आप फैक्ट्स भूल जाएंगे, थॉट्स भूल जाएंगे। 3 घंटे इज द हाईएस्ट। 2 घंटे के बाद आपको 50% याद रहेंगी। 1 घंटे के बाद आपको 75 to 80% याद रहती हैं। तो आप 1 घंटे के बाद अपने घंटे को समाप्त कर लें, ठीक। अच्छा, अब जब रात को आप बैठे तो आप देखें कि मैंने यार ये मेरे टाइम वेस्टर्स क्या थे, मेरे ट्रिगर्स क्या थे। Now with that 15 minute chart,
you will be able to identify your lifetime wasters and you will be able to identify your trigger points. ये कम से कम 15 दिन करना है, मिनिमम 15 डेज, ठीक है। 15 डेज करने के बाद आपको, ये मिनिमम है, आइडियली मैं कहता हूं इसको आप कंटिन्यू रखें फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, बट मिनिमम 15 डेज में आप अपने टाइम वेस्टर्स ढूंढ लेंगे। अगले 15 दिन में फिर आप जब रीस्टार्ट करेंगे उसको दोबारा, तो आप उन टाइम वेस्टर्स को ओवरकम कर चुके होंगे। सो ये जो लोग मेरे साथ ये 15 मिनट की कमिटमेंट नहीं करते, मैं उनका केसेस लेने से इनकार कर देता हूं, बिकॉज अगर आप 15 मिनट में अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ वो लिखना है 1 घंटे के बाद, तो इसका मतलब है यू आर नॉट कमिटेड टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है। और मैं, अली भाई आपने इतनी अच्छी बात की है कि मैं पढ़ रहा था इस पे कि टेम्पटेशन से बचने का वाहिद तरीका यही आज के दौर में, और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात है जो कि टेड टॉक दे रहा था, उसने कहा था कि टेम्पटेशन से बचने का एक ही तरीका इस दौर में कि तुम अपने आप को डिसिप्लिन करो। और यही बात आपने की है कि जब तक तुम खुद डिसिप्लिन नहीं करोगे अपने आप को, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि तुम टेम्पटेशन से डील करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने टाइम वेस्टर्स देखो, आपने बड़ी अच्छी बात की। स्पेशली मैं तो समझता हूँ अली भाई कि रात सोने से पहले हम ये देखें कि हमारी लास्ट एक्टिविटीज क्या होती हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैंने एक नई टर्म निकाली है अपनी फैमिली के साथ, ऑर्गेनिक नाइट। ऑर्गेनिक नाइट से मुराद है कि रात को जब आप बेड पे जाएं तो कोई गैजेट्स लेके नहीं जाने, और ऑर्गेनिक स्लीप होनी चाहिए आपकी। ऑर्गेनिक स्लीप से मुराद है कि बस बातचीत करें, बातें करें, या कोई स्टोरी पढ़ें या स्टोरी सुनाएं एक दूसरे को, और वो करते करते सो जाएं। अगर आप स्क्रीन के साथ और तो वो जाहिर है कि फिर ख्वाब भी अजीबोगरीब आएंगे। और यकीन करें, मैंने डिफरेंस फील किया। मैंने ऑर्गेनिक स्लीप लेकर देखा और इनऑर्गेनिक स्लीप लेकर देखा, और जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बरकत वाली नींद, बहुत जबरदस्त नींद। तो मसला ये है कि जब हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं स्मार्टफोन के साथ कि हम रात सोने से पहले 2-2, 3-3 घंटे वो यूज करते हैं, और उसके बाद जब आंखें लाल हो जाती हैं, मतलब हमारी बॉडी हमसे मिन्नत समाजत कर रही होती है कि मुझ पर रहम करो, अब सो जाओ, तब हम सोते हैं। तो आई थिंक कि ऐसा इंसान जो डिसिप्लिन ही नहीं कर पा रहा अपने आप को, वो तो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोन है टेम्पटेशंस के लिए। स्पेशली देखें, वाईफाई 24/7 ऑन है, स्मार्टफोन उसके पास है, अकेला कमरा उसके पास है, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका बचना अगर वो डिसिप्लिन नहीं कर रहा और वो अपने टाइम वेस्टर्स नहीं देख रहा है। तो ये बड़ी जबरदस्त टिप आपने दी कि वो अपने टाइम वेस्टर्स देखे, और जो 15 मिनट रूल आपने बताया, इसके अलावा क्या आप उसको एडवाइस करेंगे ऐसे बंदे को? डिसिप्लिन भी हो गया और साथ साथ वो क्या? अच्छा, उसके साथ जो है वो दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट जो है अली, वो है कि वो अपनी जो उसके जो ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है अगर उसने, तो वो उन ट्रिगर्स को अवॉइड करे, नंबर 1। एंड नंबर 2, एक बड़ी ही छोटी सी टिप देने वाला हूं। जिस तरह डिप्रेशन में होता है ना, हमारे एनएलपी में ये कहते हैं कि जी योर फिजियोलॉजी डिटरमिन्स योर साइकोलॉजिकल एबिलिटीज एज वेल, इट इज यू कैन एक्चुअली रिवर्स द प्रोसेस, ठीक। सो अभी जब मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं अभी यूं करके बैठा हूं और यूं बैठ के मैं स्क्रीन देख रहा हूं, ठीक। अब मैं यूं बिल्कुल यूं स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ हूं। अब मेरे अगर जब भी मैं आंखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज करूंगा कि मैं स्क्रीन किस तरह से देखता हूं, तो मैं अपने आप को ऐसे ही बैठा हुआ पाऊंगा। नाउ एट दैट टाइम what I need to do is, अगर मैं ऐसे बैठ के स्क्रीन देख रहा था, I just shift myself like this। अब जब मैंने ये शिफ्ट डाला अपने अंदर, या like this या like this, जब मैंने ये शिफ्ट डाला अपने अंदर, तो मेरे माइंड में जो प्रोसेस चल रहा है, बिकॉज माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, ठीक। तो माइंड में चल रहा है, ओहो यार ये इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज के लिए तो यूं बैठना पड़ता है, राइट। तो हमने, अगर माइंड हमारे साथ गेम खेल रहा है, तो वी ऑल्सो हैव टू प्ले समटाइम्स गेम्स विद द माइंड, ठीक है। सही। आपका जब भी वो टेम्पटेशन की तरफ जाएं, आप जिस तरह से बैठ के उसको देखते थे, आप अपना वो देखने का अंदाज चेंज करें। अगर उस बेड से उठ के सोफे पे बैठ जाएं, सोफे से उठ के जमीन पे बैठ जाएं, ये वो चीजें जो आप फिजिकल मूवमेंट्स करें। उसके अलावा आप उसके अलावा जो है, आप एक और काम जो बड़ा मजेदार कर सकते हैं ना, आप आजकल चूंकि हम लोग घर पे हैं, आप अपने अकेले कमरे में ना सोएं। बिल्कुल ठीक। आप अगर भाई है तो भाई के साथ सो लें, नहीं है तो आप, अगर भाई नहीं है तो आप वाले साहब के साथ सो लें। अगर वो भी नहीं है, किसी वजह से नहीं सो सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप हॉल में आके सो लें। आपको कोई घर में अपने बहन भाई है ना, कोई आपको मना तो नहीं करेगा, आप हॉल में आके सो जाएं। तो अपनी जो है वो, अच्छा एक काम और ये करें कि अपने आप को स्टडी में, स्टडी इसलिए कहता कि इल्म जो है ना, इल्म हमारे लिए सबसे बड़ी की है। सो आप, मैं ये नहीं किसी को कहता कि भाई आप कुरान पढ़ो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप सिर्फ हदीस पढ़ो। मैं कहता हूँ यार, जो आपको पसंद है ना, कोई एक चीज ले लो,
और उसको पढ़ना शुरू करो। अपने आप को आंखों के जरिए माइंड को इतना थका दो, क्योंकि आंखों नहीं देखना ना, सब कुछ विजुअल चाहिए ना उसको। आप रीडिंग जब कर रहे जी हो, रीडिंग पे अपने माइंड को इतना थका दो कि उसके बाद उस आंखों में खुलने की हिम्मत ना हो माइंड के, यार बस हुन और चीज नहीं देखनी, नो स्क्रीन नो नथिंग, अब सोने दो मुझे। तो जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी करके थकते हैं ना, बॉडी को थकाते हैं, तो उस तरह आप माइंड को भी थका सकते हैं सही, प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट विजुअल। बिल्कुल ठीक। तो ये 2-3 बेसिक टिप्स हैं जो मेरे ख्याल में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्रैक्टिकल टिप आपने बताई कि पोजीशन चेंज करना अपनी, बल्कि आपने कहा कि अपने रूम को चेंज करना, अपनी स्लीपिंग पोजीशन को चेंज करना, अपने मैट्रेस को चेंज करना, बिल्कुल और इंसान को देखना चाहिए कि कहाँ पर बैठ के उसे टेम्पटेशंस वगैरह से डील करना पड़ रहा है, उस पोजीशन को चेंज करना। ये भी बहुत प्रैक्टिकल टिप है, बहुत जबरदस्त बात आपने की। और आपने ये भी कहा कि जाहिर है कि इंसान को ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी लाइफ में डिसिप्लिन कितना है, और वो टाइम वेस्ट को किस तरह से रिप्लेस कर रहा है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से। जैसे आपने कहा कि कोई रीडिंग की एक्टिविटी शुरू कर सकता है, अपने आंखों को इतना थका सकता है कि जाहिर है कि उसमें वो एनर्जी ही ना रहे। तो हैविंग सेड इट अली भाई, जो बेबस हो चुका है, ये तो हम बात करें ना, जो सेल्फ मोटिवेट कर सकता है अपने आप को बंदा। कुछ लोग की ईमेल्स आती हैं, मतलब मुझे पढ़ के दुआ ही निकलती है उनके लिए कि वो बेचारे कह रहे होते हैं कि हम बेबस हो चुके हैं इस चीज पे आगे, और हमसे चीज नहीं छूट रही। एडिक्शन ऑफ ऑल स्क्रीन्स, लेट्स से लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, एलईडी इज ऑल्सो स्क्रीन, और उस स्क्रीन पे दे आर नॉट इन्वॉल्व इन गुड स्टफ। सो वो जो बेबस हो चुके हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, वो कैसे इस सर्कल से बाहर आए? जैसे आपने कहा ना, वर्थलेसनेस की सिचुएशन पे जो पहुंच चुका है, उसके लिए क्या टिप है आपके पास? अभी उसके लिए सबसे पहली टिप तो मेरी दोस्तों से और घर वालों से, अगर वो यार वो अपने फैमिली से तो ये चीजें शेयर नहीं कर सकता होगा, तो वो शेयर करता होगा अपने दोस्तों के साथ। तो मेरी दोस्तों जी से पहली जी रिक्वेस्ट ये है, उन सब दोस्तों से कि जिनके सर्कल में ऐसे लोग हैं कि यार आपका दोस्त बीमार है, उसको बीमार जान के उसको आप हेल्प करें, उसकी बजाय इसके कि आप उसकी मिजरी में इजाफा करें, उसके साथ उसको रिडिक्यूल करके, उसको टॉन्ट करके, उस पर हंस के। ठीक है, मैं मतलब मेरे पास एक केस आया एक बंदे का, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था कि उसको वो बेचारा बिल्कुल जो है ना इस हद तक हो गया हुआ था कि उसकी मैरिड लाइफ भी तबाह हो चुकी हुई थी, सब कुछ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कि तुम इसमें ज्यादा कैसे घुसे, इतने ज्यादा डीप कैसे चले गए? और वो इस लेवल पे चला गया था कि he actually not wanted to, he was almost going to start as one of those models to be on the other side of the screen. तो मैंने उससे पूछा कि तुम इस लेवल तक कैसे पहुंच गए? वो कहता सर बात ये है, सीधी सी बताऊं कि सेटिस्फेक्शन कभी नहीं थी, तंग बहुत थी। 2-4 दोस्त थे, ठीक है, उन दोस्तों से बात हुई, उन्होंने मुझे इतना तो जलील करना, इतना मेरा मजाक उड़ाना कि तुझे तो जान पे हावी लगा, तू तो है ही है ना, पागल है, यू आर सिक, ये कोई ये जाहिल है। तो मैं कहा यार ठीक है, फिर मैं जब ऐसे ही हूं तो फिर मैं यही करता जाता हूँ, वो यही करता ही जाता हूँ। सो आपका जो सर्कल ऑफ सपोर्ट है ना, सबसे पहले आपकी फैमिली होती है, उसके बाद आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो आपका सर्कल ऑफ सपोर्ट बहुत स्ट्रेंथन होना चाहिए। उस सर्कल ऑफ सपोर्ट के पास जाएं, आप भी जाएं, और उस सर्कल ऑफ सपोर्ट को भी चाहिए कि वो देखे आप बाथरूम में टाइम ज्यादा गुजार रहा है। बच्चा अगर कमरा बंद करके जो है वो जो है बार बार अंदर बैठ जाता है, तो देयर इज समथिंग नॉट राइट गोइंग ऑन। उसके ऊपर जबरदस्त। और एक प्रैक्टिकल ट्रिप फॉर पेरेंट्स, इन्वेस्ट करें अपने बच्चों की तालीम पर, अपने बच्चों की सिक्योरिटी पर। मेरे फोन में मैंने एक ऐप डाली हुई है जिसमें मेरे बच्चों के फोन जो कुछ वो देख रहे होते हैं, अच्छा मेरे बच्चों को एक बात पता है कि मैं उनके ऊपर स्पाइंग नहीं कर रहा, आई डू नॉट स्पाई, मैं उनके मैसेजेस नहीं पढ़ता, ठीक है, मैं उसको मैं उनके वो चीजें नहीं देख रहा था। लेकिन वो जिस साइट पर जाते हैं, जिस लिंक को खोलते हैं, उनकी एक एक रिपोर्ट मेरे पास आ रही होती है। कई अभी मेरा बेटा आया था थोड़ी देर पहले, अभी वो इंस्टाग्राम का टाइम खत्म हो गया, आज छुट्टी है ना, थोड़ा सा आधा घंटा और बढ़ा देना प्लीज। नाउ वी हैव दिस डिस्कशन कि ठीक है बेटा, दिस इज फॉर योर बेनिफिट। अच्छा मेरे छोटे बच्चों ने सबने खुद भी ये कोर्स किया है, so they understand कि यार यहाँ पे हम पढ़ ना जाएं, they have also happily accepted this thing as well, because I have invested, I have spent money on that app। so अब लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट होगी, आप खुद भी और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनके इल्म के लिए, उनकी ट्रेनिंग, इसके बकायदा सेशंस होते हैं, इसका इलाज हो सकता है। मैं ये नहीं कहता मेरे पास है, लेकिन मेरी तरह के और भी यहाँ पर एडिक्शन थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं जो स्पेशल विजुअल एडिक्शन के ऊपर इलाज करते हैं। आप उनके पास जाएं और उनसे प्लीज जाकर ये मत कहें मुफ्त में मेरे बच्चे का इलाज कर दो। मुफ्त में तो आपका बच्चा गलत काम में भी नहीं पड़ा था।
अब मुझे बड़ा Right. टिपिकल आता है, सर मैं अपना ठीक होना चाहता हूँ लेकिन मैंने ये तो सारी चीजें मैंने फ्री में देखी हैं। तो मैं उसको पता है क्या जवाब देता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा आपने फ्री में कुछ नहीं देखा, आपने अपना पैसा बर्बाद किया जब आपने इंटरनेट का पैकेज लिया, आपने मोबाइल लिया पैसा बर्बाद किया, आपने वीडियो जाने की टाइम पे गए, आपने अपनी मेहनत और टाइम बर्बाद किया। सो आपने और अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, जो दवाइयां आप खा रहे हैं वो दवाइयों की वजह से अब आपकी सेहत की जो हो रहा है ये आपका पैसा लग रहा है। सो आपने मुफ्त में कोई एंटरटेनमेंट नहीं ली, आपने बहुत कुछ कुर्बान किया है, पैसे भी दिए हैं, फिजिकली भी दिए हैं, मेंटली भी दिए हैं। अब आप इस चीज की वजह से कि सही। ठीक होने के लिए मुझे किसी के पास जाने की क्या जरूरत है, इसको अपना स्टम्बलिंग ब्लॉक मत बनाएं। और दोस्तों यहाँ पे अब्दुल्ला ने सवाल पूछा है कि जी मसला ये है कि इन सम केसेस फ्रेंड्स आर द वंस हु आर एनकरेजिंग दिस स्टफ एंड इवन वन गाय टोल्ड मी दैट हिज ट्रिगर वाज मैंने यही बात आपको बताना था कि ये जो आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई कि आपका स्पोर्ट का सर्कल जो है, जो बंदा इस हद तक चला गया ना कि होपलेस हो गया, वर्थलेस फील करता है, तो वो अपने स्पोर्ट्स सर्कल को ढूंढे। लेकिन वो उसकी वाली बात है अब्दुल्ला वाली कि फैमिली तो होती है स्पोर्टिव, हमेशा ही होती है। और इन केस ऑफ मैरिड पीपल आपका पार्टनर स्पोर्टिव होना चाहिए, उसको ऑफेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन चीज हो चुकी है, वो फिर ऑफेंड होके डिवोर्स भी डिमांड कर लेते हैं। एनीवे आपका पार्टनर सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारी ए लेवल सॉरी मैं सॉरी एक सेकंड यहाँ पे आपके पार्टनर वाली बात पे रोकूंगा। आपको याद है मैंने अभी आपको एक केस बताया, वो जो साहब शादी के बाद गलत उसमें पड़ गए थे, वो बंदे की वाइफ उस बंदे को मेरे पास लेकर आई थी। उसने कहा कि जी मैं इससे डिवोर्स लेना चाहती थी और मैंने आपकी एक वीडियो देखी और उस वीडियो को देख के मुझे ये एहसास हुआ कि ये बीमार है और बीमार का इलाज होना चाहिए, तो आई एम हिज सपोर्ट एंड वी वांट टू हेल्प अस आउट। सो सपोर्ट सर्कल स्पेशली हस्बैंड वाइफ के केस में इतना पावरफुल और स्ट्रांग है। सॉरी आप कुछ ए लेवल्स की बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ए लेवल्स जो हमारी यूथ है या उस एज ग्रुप का मैं जिक्र कर लेता हूँ, नॉट स्पेसिफिकली ए लेवल्स, 17 to 22 ईयर लेट्स से, कॉलेज, ए लेवल्स, एफएससी और यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, तो वो तो दोस्तियां ही ऐसी होती हैं जो इस तरह की चीजें चल रही होती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे क्लिप्स शेयर हो रहे होते हैं, पिक्चर्स शेयर हो रही होती हैं, फिर वो अपनी स्टोरीज एक दूसरे को सुना रहे होते हैं गर्लफ्रेंड्स के बारे में, और फेक स्टोरीज वाना भी बनने के लिए, तो मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मैं जब जीआईके में था यूनिवर्सिटी में, तो यकीन करें कि सबसे ज्यादा जो डिसेंट लोग थे वो इस्लामाबाद के लोग थे। मतलब ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। बाकी शहरों के जो लोग थे ना, वो वानाबीज बहुत ज्यादा बनते थे, वो फड़ियां मारते थे गुनाह कर करके। अब इस्लामाबादी जो थे वो बड़े लिबरल और बहुत मॉड स्कॉट थे, मेरे जो क्लास फेलोज थे, बट फड़ी उन्होंने कभी नहीं मारी, उन्होंने गुनाह करके कभी अपने किस्से आके नहीं सुनाए। तो वो जो गुनाह करके किस्से सुनाते हैं मुझे तो फेक लगते हैं। पहली बात है उन्होंने एक्सपीरियंस किया नहीं होता। एनीवे ये एक अलग बात है कि वानाबीज कौन होते हैं, लेकिन जो भी है हमारी यूथ आपस में इस तरह के किस्से कहानियां सुना के एक दूसरे को ट्रिगर्स देते हैं। तो क्या ख्याल है, ये जिनकी दोस्तियां ही खराब है उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे दोस्तों के हवाले से? अली उसमें देखिए बड़ी सिंपल सी बात है यार कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये बड़ी पुरानी कहावत चलती है। तो हम लोग ना एक एनएलपी में एक चीज, जब मैं कोचिंग कर रहा होता हूँ लोगों के साथ एनएलपी के हवाले से, तो मैं उनसे जब सवाल पूछता हूँ कि यार आपके जिंदगी में आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, मैंने कहा जी मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने ये भी हो गया, मैंने वो भी सीख लिया, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपके जो है वो दोस्त कौन है? उन्होंने कहा जी कि हमारा मेरा ये दोस्त है, ये दोस्त है। मैं कहा आपके दोस्त जो है वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये मेरे जो दोस्त हैं वो सारे के सारे जो है वो भी इसी तरह हम लोग बैठ के शाम को सिगरेट पीते हैं थड़े के ऊपर और चाय पीते हैं और हम सारे अपने रोने रोते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपके दोस्तों में से कौन सा ऐसा है कि जो बहुत ऊपर लेवल पे चला गया? नहीं, सारी मेरी तरह क्लर्क ही हैं जी, हम सारे क्लर्क हैं। मैंने कहा बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चेंज योर फ्रेंड्स राइट नाउ। ठीक है, सो और ये जब आप अपने दोस्तों को चेंज करेंगे, देखिए एक होती है लॉजिकल लेवल्स ऑफ लाइफ है, उस लॉजिकल लेवल्स के अंदर एक जो लोएस्ट लेवल है ना हमारा, वो हमारी एनवायरनमेंट है। हम ये एनएलपी में पढ़ाते हैं कि एनवायरनमेंट इज द लोएस्ट लेवल। नाउ इफ यू वांट टू मेक अ चेंज, यू मेक अ चेंज इन वन लेवल, आप जिसमें कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, जिसमें आपके बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं, जिसमें फिर हाईएस्ट लेवल इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो जो लोएस्ट लेवल है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपके दोस्त हैं, बाप, सब लोग आ जाते हैं। सो आप कुछ नहीं और चेंज कर सकते, तो आप इससे ऊपर वाला लेवल है बिहेवियर। आप अपना बिहेवियर चेंज कर लें, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप फिर अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्त चेंज करें, बिकॉज वो आपको
किसी और तरफ फिर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि दोस्तों को भी चेंज करना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि जाहिर है कि वो दोस्त तो निकल जाएंगे ना इधर उधर क़यामत वाले दिन, वो तो दोस्ती से इनकार कर देंगे। तो बजाय कि उनके साथ रह के दुनिया भी खराब की जाए, आखिरत भी खराब की जाए, बेहतर है कि उनकी जगह कोई और दोस्त बना लिए जाए। स्पोर्टिंग सर्कल जो है अपना वो बेहतर से बेहतर किया जाए। अली भाई, ये टेम्पटेशंस की बात हो रही है, मैं एक बात आपसे शेयर करूंगा, शायद आपको पहले इल्म हो। एक एक्सपेरिमेंट हुआ बड़ा फेमस 1970s में, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट के नाम से। जी जी जी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, तो मैंने कहा ऑडियंस से वो भी शेयर कर लूं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक ग्रुप लिया बच्चों का, और उन बच्चों का पूरा बायोडाटा रिकॉर्ड किया, सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों के लाइफ को मैं ऑब्जर्व करूंगा फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी फॉर 20 ईयर्स मैं इनका रिकॉर्ड रखूंगा। 20 ईयर्स बाद देखूंगा कि ये बच्चे कहां पर हैं, किस पोजीशन पे। उसने क्या किया कि उस ग्रुप को एक कन्फाइंड जगह पर रखा, आइसोलेटेड सिस्टम में। और आइसोलेटेड सिस्टम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टर्म है तो आई कुडंट हेल्प बट सेइंग इट। सो उसने उन्हें एक कन्फाइंड जगह पे रखा, आइसोलेटेड जगह पे रखा, और वहां पर उन्हें मार्शमेलो उनके सामने रखी, तरह तरह की, यानी हम उर्दू में कह सकते हैं मिठाई, बहुत जबरदस्त किस्म की, मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयां रखी। मार्शमेलो उनकी जो होती है कैंडी होती है स्पेशल किस्म की। और उसने ऐलान किया कि आधा घंटा सब्र करना है तुम सब ने, आधा घंटा जो सब्र करेगा और मार्शमेलो नहीं खाएगा उसको डबल मिलेगी, और जो आधा घंटा पहले से खाएगा तो फिर वो खुद ही अपना नुकसान करेगा। ये इंस्ट्रक्शन देके वो निकल गया। तो बात असल में ये है कि जो स्टूडेंट्स, जो लड़के वहां पर मार्शमेलो खा रहे थे, जिन्होंने सब्र नहीं किया, आधा घंटे से पहले ही उन्होंने टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर सके, उनका भी नाम उसने रिकॉर्ड कर लिया। और जिन लड़कों ने आधा घंटा सब्र किया उनका भी नाम उसने रिकॉर्ड कर लिया। और यकीन करें, उसने 20 साल उनकी लाइफ्स को स्टडी किया, और 20 साल बाद हैरान कुन तरीके से जो नतीजा आया वो ये आया कि वो लोग जो उस वक्त अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर सके थे, उनमें से कोई डिवोर्स्ड है, उनमें से किसी की लाइफ जो है वो खराब है, यानी उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, वो जॉब से निकाला गया, या वो सेटल नहीं हो रहा है, या अभी तक उसकी लाइफ अनसेटल्ड है। और वो जो टेम्पटेशंस को कंट्रोल कर गए थे, वो कोई बच्चा जज लगा हुआ है, कोई बच्चा ब्यूरोक्रेट लगा हुआ है, कोई बच्चा जो है वो साइकोलॉजिस्ट बन गया है, कोई बच्चा जो है वो इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, वगैरह वगैरह। इस एक्सपेरिमेंट से उसने कंक्लूड किया कि टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। मैं एक और भी यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि बड़ी फेमस मूवी है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, शायद आपने बच्चों के साथ बैठकर देखी हो। तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है ना, मॉडर्न वर्जन, जो जॉनी डेप है जिसमें, उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि सबसे पहले वो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की स्टोरी ये है ना कि 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं गोल्डन टिकट के थ्रू, जो फैक्ट्री होती है उसकी, विली वोंका की, उस फैक्ट्री को विजिट करने के लिए और उस फैक्ट्री के अंदर देखने के लिए, और उनमें से एक जो एंड में बच जाए उसे वो फैक्ट्री गिफ्ट करेगा। तो ये वो एंड में बताता है। तो एनीवे, जो सबसे पहला बच्चा स्लिप होता है और गिरता है और सबसे पहले कंपटीशन से आउट होता है, वो होता है जो टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी जब वो देखता है चॉकलेट्स और मुख्तलिफ किस्म की कैंडीज, और हर जगह वो देखता है कि स्वीट्स हैं जो उसे बहुत पसंद है, मार्शमेलो वगैरह, वो सबसे पहले इस कंपटीशन से आउट होता है टेम्पटेशंस की वजह से। और फिर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिखाया कि कौन किस वजह से आउट होता है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये भी एग्जांपल देता हूं कि टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना ये पूरी एक आर्ट है, और अपने आप को डिसिप्लिन करना, जो ये आर्ट सीख लेगा। और यकीन करें अली भाई कि आप तो इस बात पे गवाही देंगे कि माइंड साइंसेस का ये कॉन्सेप्ट है कि माइंड को बकायदा ट्रेन करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने तो यही सुना है कि जैसे आप जिम जाते हैं, मसल्स ग्रो होते हैं, इसी तरह माइंड भी ग्रो होता है। आई थिंक न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनते हैं जब आप माइंड को सिखा रहे होते हैं। वो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो तो यही कहती है कि माइंड को बार बार आप इंस्टिल करो माइंड में कि मैंने बचना है, माइंड को प्रिपेयर करो, माइंड को तैयार करो। और एक हदीस से भी साबित है, वो हदीस भी मैं आपके सामने रखता हूँ भाई इंशाल्लाह, ताकि आप उसको माशाल्लाह बड़ा वेट मिल जाएगा इस हदीस से भी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily knowledge only comes by learning, and forbearance only comes by cultivating forbearance. Whoever aims for good will receive goodness, and whoever seeks to evade evil will be protected from it. ये बिल्कुल सही हदीस है, हसन ग्रेड की गई अकॉर्डिंग टू अल-अलबानी। इसका रेफरेंस भी मैं कोट कर दूंगा। इस हदीस से बिहेवियरल चेंज की सारी साइंस मालूम होती है हमें। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ अली भाई के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नॉलेज लर्न करने से आता है, बैठे बैठे नहीं आता है। यानी तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा नॉलेज हासिल करने के लिए। नंबर 2,
बर्दाश्त सीखने से आती है, बैठे बैठे बर्दाश्त नहीं आ जाती। फॉरबियरेंस ओनली कम्स बाय कल्टीवेटिंग फॉरबियरेंस। तुम्हें कल्टीवेट करनी पड़ेगी फॉरबियरेंस, डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को। एंड हुएवर एम्स फॉर गुड विल रिसीव गुडनेस। जो मेहनत करेगा गुड के लिए उसे गुडनेस मिल जाएगी, और जो ईवल से बचना चाहेगा वो ईवल से बच जाएगा। सारी हदीस का क्रक्स ये है कि जो चाहेगा, यानी कि जो चाहता ही नहीं है, जिसने गिव अप कर दिया, जिसने गिव इन कर दिया अपने आप को डिजायर्स के आगे, उसने घुटने टेक दिए कि आओ मुझे अटैक करो, मुझे मारो, उसने लाइफस्टाइल अपनी ये बना लिया जिसके बारे में इब्न अल कय्यिम कहते हैं कि बिवेयर ऑफ सच अ लाइफस्टाइल व्हेन सिन बिकम्स अ रूटीन टू यू। ऐसे लाइफस्टाइल से पनाह मांगो, अल्लाह से तौबा करो, यानी कि अपने आप को झंझोड़ो खुदा के लिए कि सिन मेरे लिए रूटीन बन रहा है, मुझे सिन नहीं नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को शेकअप करो। तो आई थिंक कि जितनी आपने माशाल्लाह बातें की बहुत ही प्रैक्टिकल थी, और मैं श्योर हूं कि जो भी ऑडियंस हमें सुन रही थी उन्हें बहुत प्रैक्टिकल टिप्स इंशाल्लाह मिले हैं, बल्कि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ है। आपने एक एक पॉइंट जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया, आपने हर एंगल से बताया, रिलीजियस एंगल से बताया, माइंड साइंसेस के एंगल से बताया, आपने जो है वो स्पिरिचुअल एंगल से बताया, साइकोलॉजिकल एंगल से बताया, माशाल्लाह आपने लाइफस्टाइल के हवाले से बताया। तो आई थिंक थोड़ा टाइम भी जी, मैं अली सिर्फ दो चीजें यहाँ पर एक ऐड करना चाहूंगा, और उसके बाद मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, वो मेरा सवाल ना रह जाए। अच्छा, एक तो ये कि यहाँ पर किसी साहब ने पूछा था कि जी कोई इस्लामिक एंटरटेनमेंट बताइए, तो वो इंशाल्लाह नकला लिंक में डाल देंगे अली। दूसरा अली, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन डूइंग। जो लोग वर्थलेसनेस की तरफ जाते हैं ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहते हैं यार मैं ऐसा हूं, मैं बुरा हूं। जी, आप बुरे नहीं हो, यू आर नॉट व्हाट यू थिंक, यू आर नॉट व्हाट यू डू। ठीक है, सो योर एक्शन कुड बी बैड एंड नॉट ओनली योर्स, किसी का भी आप कर रहे हो तो उस इंसान का वो एक्शन आप उससे नफरत कर सकते हैं, इसी तरह अपने भी किसी एक्शन से नफरत कर सकते हैं। अपनी वर्थ को जानिए, ठीक है। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट अली, जो मैं चाय 17 मार्च 1991 जब मैंने हसरत दाल छोड़ा था, उसके बाद से लेके आज तक मैंने चाय नहीं पी। तो मुझसे लोग पूछते हैं आप चाय क्यों नहीं पीते, तो मैं उसका जवाब पता है क्या देता हूँ, जो आप टेम्पटेशंस की बात कर रहे थे ना, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू उसका जवाब देना चाहूंगा। मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि चाय हैड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मी एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे अल्लाह ने मैंने अल्लाह के हुक्म से चाय बनवाई है, चाय ने मुझे नहीं बनाया। सो इफ समथिंग कैन ट्राइज टू कंट्रोल मी, आई लीव दैट। I cannot give my control except Allah to anything else. ठीक है, जबरदस्त। ये एक क्रक्स है। और अब मैं आपसे अगर इजाजत दे तो जाने से पहले सवाल पूछ लूं। जी सवाल है क्योंकि मैं आजकल इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि जैसे जैसे लोग ऊपर जाना शुरू करते हैं, तरक्की पाना शुरू करते हैं, आमतौर पर कहते हैं ना कि जो जितना ऊपर जाता है उतना हम्बल होता है, उतना उसकी ग्रोथ होती है। मैं ये देखता हूँ, और खास तौर पर कि आप माशाल्लाह बहुत बड़े रिलीजियस सर्कल्स में मूव करते हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ खास तौर पे रिलीजन के हवाले से, जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज आने लग जाता है, उसके अंदर उसकी गर्दन में उतना सरिया क्यों आने लग जाता है, वो उतना अनअप्रोचेबल क्यों है, वो क्यों लोगों को जज करने लग जाता है कि यार ये गलत है, मैं सही हूं। ये इसकी क्या रीजन है? मेरे पास साइंटिफिक जवाब है, लेकिन मैं एक आपसे इसको सुनना चाहूंगा। इसके बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है, और मेरा एक एनालिसिस इस पे है। दो तीन बातें हैं। एक पहली बात तो ये अली भाई कि हर सिस्टम की, हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वैल्यूज होती हैं, जिन वैल्यूज पे वो चल रहा होता है। जैसे मैकडोनल्ड्स की कुछ वैल्यूज हैं, वर्ल्ड क्लास हाइजीन, वर्ल्ड क्लास टेस्ट और क्वालिटी और सफाई वगैरह वगैरह। तो इसी तरह इस्लाम की ना कुछ वैल्यूज हैं। इस्लाम एक वैल्यूज वाला मजहब है। इस्लामिक लाइफस्टाइल जो है इट इज फुल ऑफ वैल्यूज। सो जब हम वैल्यूज को छोड़कर डूज एंड डोंट्स की तरफ जाएं, सिर्फ डूज एंड डोंट्स में कन्फाइन रहे, हलाल और हराम में कन्फाइन रहे, और अनफॉर्चुनेटली द वे रिलीजन इज टॉट इन आवर सोसाइटी, मोस्ट ऑफ द पीपल हु टीच रिलीजन इन आवर सोसाइटी, देयर most of their focus is on do's and don'ts and on theories rather than the values। जो values है इस्लाम का, जो spirit है। मिसाल के तौर पे हमारी values क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जो तरबियत की 13 साल, उसमें उन्होंने values instill की सहाबा में, उनको forgive करना सिखाया, उनको टॉलरेंस सिखाई, उन्हें बर्दाश्त सिखाई, उन्हें जो है वो जेंटलनेस सिखाई, उन्हें जो है वो दुआ करनी सिखाई दूसरों के लिए, बजाय के एकदम से कोई एग्रेसिव एक्शन लेने के लिए। क्योंकि ही न्यू कि ये लोग जो प्रिपेयर मैं कर रहा हूँ, इन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें देखनी है कि इन्होंने फैमिली की ऑपोजिशन भी देखनी है,
इन्होंने मुआशरे की ऑपोजिशन देखनी, तो अगर इनमें अखलाक नहीं होगा, अगर इनमें फॉरबियरेंस नहीं होगी, टॉलरेंस नहीं होगी, वैल्यूज नहीं होगी, तो लोग तो इस्लाम से मुतनफर होंगे। तो ये तो पहली वजह है कि बजाय के वैल्यूज पे फोकस करने के हमारा ज्यादा फोकस है डूज एंड डोंट्स, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली दीन एक बहुत ड्राई चीज बन चुका है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हमारा जो बच्चा ओ लेवल ए लेवल्स में पढ़ रहा है, कॉलेजेस में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, उसके लिए दीन एक ड्राई चीज है। उसके लिए ड्राई चीज क्यों है दीन? क्योंकि हमने बना दिया है ड्राई। हमारा सारा फोकस होता है हलाल हराम पे। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि हम हलाल हराम की बात ना करें, हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारा अगर सारा तालीम, हमारी वर्कशॉप सारी की सारी, उसका सारा का सारा जो कंटेंट होगा या उसका सारा का सारा जो मिजाज होगा हमारी दावत का, वो ड्राई मिजाज होगा, बजाय के स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाने के। हम उन्हें डरा रहे हैं ज्यादा, हम उन्हें कोस रहे हैं ज्यादा, और हम उन्हें बार बार रूलिंग्स बता रहे हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। तो फितरी बात है कि जो सीधी सी बात है, हम भी भागते थे दीन से इसी वजह से। जब मैं अपने टीन एज में था कि लो जी आ गए मौलवी, तो तबलीगी जमात जब भी आती थी हम कहते थे लो जी आ गए। आके हालांकि वो इस तरह नहीं करते, उनका मिजाज तो बड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन हमारा वो एक वही बात है ना, एसोसिएशन उनके साथ ये हो गई थी कि ये भी वही लोग हैं। तो एक तो अली भाई ये वजह है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि हम वैल्यूज पे फोकस नहीं कर रहे। हमारा जो कंटेंट है वो वैल्यू फोकस नहीं है, वो ज्यादातर डूज एंड डोंट्स फोकस्ड है, विच इज ऑल राइट, बट इतना ज्यादा डूज एंड डोंट्स नहीं। हमें स्पिरिचुअलिटी पे, रूहानियत पे और वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरी वजह मैं ये समझता हूँ अली भाई कि ये कुछ स्टेजेस होती है नॉलेज हासिल करने की। जैसे आइंस्टाइन ने गालिबन कहा था कि द मोर आई नो द मोर आई कम टू नो दैट आई डोंट नो। जितना मुझे पता लगता जाता है तो उतना मुझे पता लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो ये जो मेच्योरिटी की स्टेज आती है, माइंड की मेच्योरिटी की, ये आती है लोगों में बैठकर, धक्के खाकर, और अपनी औकात इंसान को तब पता लगती जब वो अपने से बहुत इल्मी लोगों में बैठता है जाकर। तो वो बंदा अली भाई जिसका सर्कल ही बहुत कन्फाइंड है, जिसने कमरे में बैठ के हर वक्त फेसबुक पे बैठ के फतवे लगाने हैं और कीबोर्ड वॉरियर बन जाना है और कहीं नहीं निकलना, ना किसी से डिस्कशन करनी है, ना अपने सर्कल को वसी करना है। उसका सर्कल सारा का सारा जो है वो वही लोग हैं जो उसी की सोच के हैं और दूसरों के साथ बैठना पसंद नहीं करता। हालांकि आई अंडरस्टैंड कि हम कभी कभी अपने अपोजिंग आइडियोलॉजी के लोग के साथ इसलिए नहीं बैठते क्योंकि जाहिर है कि कुरान का हुक्म है कि आप ज्यादा ना बैठो उन लोगों के साथ जो दीन का मजाक उड़ाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि लोगों में मिक्सअप नहीं होते, आम लोगों में, और उनमें जाहिर है टॉलरेंस नहीं होती। इस वजह से मैं समझता हूँ कि उनका जो स्पेक्ट्रम है नॉलेज का या उनकी जो सोच का स्पेक्ट्रम है वो वसी नहीं होता और उन्हें कभी भी रियलिटी चेक नहीं मिलता कि तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जो तुम बातें कर रहे हो, जिस टोन में तुम बातें कर रहे हो, इस टोन में बात करना तुम्हें जेब ही नहीं देता। तो दूसरी वजह यह कि वो कन्फाइंड है, उनका सर्कल बहुत छोटा है, वो धक्के नहीं खाए उन्होंने डिस्कशंस नहीं की अभी। तो तीसरी जो बात है मेरे नजदीक के क्यों लोग के मिजाज नहीं तब्दील होते, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक हमारे कल्चर के साथ भी अली भाई। यानी मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि मैंने एक जगह जुम्मे का खुतबा दिया, तो वो जुम्मे का खुतबा मैंने सारा मुस्कुरा के दिया, यानी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी और मैंने दिल की नरमी वाली हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस पे खुतबा दिया। और अगर मैंने कोई किसी को हिट भी किया, हमारे कल्चर को किसी गलत चीज को हिट भी किया, तो मुस्कुरा कर किया। तो खुतबे के बाद एक बुजुर्ग मेरे पास आए, कहा कि हम आपसे पहले जो यहाँ पर खुतबा देते हैं ना, वो तो बहुत जोश खिताबत से देते हैं और वो डराते हैं और बहुत ऊंची आवाज में देते हैं। मुझे नहीं पता मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे या मुझे ये कहना चाह रहे थे कि आपने खुतबा सही नहीं दिया, मैं उस वक्त नहीं समझ पाया। लेकिन बहरहाल उधर के लोगों को आदत थी कि बहुत ही सीरियस मिजाज से खुतबा दिया जाता है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दीनी तबका पता नहीं वो क्यों इतने सीरियस होते हैं। मैं तो आप देख लें किसी भी दीनी आदमी की जो टॉक है तो वो उसमें स्माइल बहुत कम होगी, या उसमें जो है वो, अब जाहिर एक टॉपिक ही अगर सीरियस है तो उसमें तो स्माइल करना इतना नहीं बनता। लेकिन हमारा मिजाज ही शायद कुछ ऐसा बन चुका है, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि दीन की बात करते हुए बहुत सीरियस रहना और बहुत ड्राई रहना और ठहर ठहर के बोलना है। तो वो एक खास कल्चर है, हमारे उर्फ का हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से हमारे लोग जो है ना वो चीज लर्न नहीं कर रहे, मैनर्स नहीं लर्न कर रहे, इंपॉर्टेंस ऑफ शोइंग जेंटलनेस वो चीज लर्न नहीं कर रहे। ये तीन रीजंस मेरे तो जहन में आती हैं कि दैट्स द रीजन
कि लोग जो है वो जैसे जैसे इल्म में आगे बढ़ रहे होते हैं तो बजाय के मजीद हम्बल होने के वो मजीद आकड़ में आ रहे होते हैं, अपने आप को बहुत प्योर समझ रहे होते हैं। जहां तक जजमेंट का ताल्लुक है कि लोग जज क्यों करते हैं, अगेन अली भाई ये एक मिजाज है। मेरे टीचर हैं शेख अनस नजर, उनकी बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और ये पूरी माइंड साइंसेस वाली बात है, आप इसको एक्नॉलेज करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि अली, दीन को अपने मिजाज के मुताबिक ना बनाओ, अपने मिजाज को दीन के मुताबिक बनाओ। उन्होंने कहा मसला ये है कि हम ज्यादातर लोग दीन को अपने मिजाज के मुताबिक लेकर चल रहे होते हैं। वो ये क्या आपने फिर कबूल किया दीन को, जब आपका मिजाज नहीं बदला दीन ने, तो फिर दीन ने बदला क्या आप में चेंज क्या आई है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मिजाज जितना बदला इस्लाम ने, आप बेहतर जानते हैं कि सहाबा, मतलब वो एक्नॉलेज, वो विटनेस थे, वो गवाहियां देते थे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा शख्स इतना नरम हो चुका है इस्लाम की वजह से। सख्ती वो करते थे लेकिन नरम भी बहुत ज्यादा थे। जितनी नरमी इस्लाम ने उनमें डाली उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में, बहुत से वाकयात है उनकी नरमी के, हमें तो सिर्फ उनकी सख्ती के वाकयात पता है। तो वही बात है अली भाई कि ये जो जजमेंटल एटीट्यूड हमारा अनफॉर्चुनेटली बन चुका है, इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि देन अगेन हम ये समझते हैं कि दीन जो है वो बस डूज एंड डोंट्स का नाम है और ज्यादातर हम अपने मिजाज के मुताबिक। अब मुझे इतना दुख होता है, कुछ लोग की अप्रोच ये होती है कि उन्होंने हर चीज में कीड़ा निकालना है और उन्होंने हर चीज में जो है ना वो कोई ना कोई दीनी राय जरूर देनी है। इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि दीनी राय देनी नहीं चाहिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इग्नोर की जा सकती हैं, जैसे फिका का एक असूल है कि जाहिर है कि जब बुराई बहुत ज्यादा राइज है तो कम बुराई की तरफ भी जाया जा सकता है। लेकिन इससे मैं कोई पॉइंट अभी अखज नहीं कर रहा है, वैसे ही मैंने एक बात की है। मेरा कहने का मकसद है कि हर चीज पे कमेंट करना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि लोग मुतनफर भी हो सकते हैं। अब देखिए, एक भाई ने यहाँ पे सवाल पूछा कि इस्लामिक एंटरटेनमेंट क्या होनी चाहिए हमारी। अब मेरे नजदीक मैं कुछ टीवी सीरीज रिकमेंड करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं वो टीवी सीरीज का नाम लूंगा तो बहुत से लोग जो है वो खफा भी हो सकते हैं कि आपने उन टीवी सीरीज का कैसे नाम लिया, वो टीवी सीरीज में तो ये है, उसमें तो वो दिखाया हुआ है, उसमें तो गलत है, ये ऐसे वैसे। जैसे मैं यहाँ पे एर्तुग्रुल का नाम लेना चाहूंगा। मेरे नजदीक इतना बड़ा सेंटेंस मैं कहने वाला हूँ, एर्तुग्रुल जो टीवी सीरीज है उसने हॉलीवुड और बॉलीवुड की 100 साल की मेहनत, जो ब्रेन वॉशिंग की उन्होंने पूरी जंग चलाई हमारे खिलाफ, उसने उसकी कमर तोड़ दी। मैंने खुद एर्तुग्रुल बहुत डिटेल में देखी है और यहाँ पर कुछ भाई नाराज होंगे, फतवा भी लगेगा कि नहीं नहीं एर्तुग्रुल में तो इब्ने अरबी है जो कि गुमराह सूफी थे और उन्होंने पता नहीं क्या गुमराही फैलाई होगी। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं कहूं कि इंसान को गुमराही की तरफ ले जाएगी। हाँ, जाहिर है कि तुर्किश चूंकि सूफी स्कूल ऑफ थॉट से ज्यादा है, तो तुर्क्स ने अपना पर्सपेक्टिव तो दिखाना है उसमें। वो जो जिक्र की महफिलें हैं, जिस तरह वो दिखाते हैं कि वो जिक्र झूम झूम के करते हैं, वो उनका एक पर्सपेक्टिव है भाई। बात यह है असल में कि हम उस दौर में रह रहे हैं जब यूथ गेम ऑफ थ्रोन्स देख रही है, जब यूथ जो है वो घटिया गंदी किस्म की टीवी सीरीज देख रही है। हम उस दौर में बहस करें कि नहीं नहीं इस सीरीज से जो है वो गुमराही फैलेगी और इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम फायदा नहीं देख रहे, बड़ा फायदा नहीं देख रहे कि उसका बड़ा फायदा क्या है। तो मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं कि आप एर्तुग्रुल जरूर देखें। उसमें जो भी ऐसी चीज आपको लगे जो आपको आपके व्यूज के खिलाफ जा रही है, आपको लगे कि ये चीज मुनासिब नहीं है, और अगर आप ये भी समझते हैं, अब जाहिर है कि अली भाई हर सीरीज में म्यूजिक भी है और खवातीन को दिखाया जाता है, तो डेफिनेटली आप खवातीन को ना देखें, लेकिन आप जो क्रक्स है उस चीज का, ये मैं उस यूथ को रिकमेंड कर रहा हूँ जो आदी हो चुकी है टीवी सीरीज की और उनकी ब्रेन वॉशिंग इस हद तक हो चुकी है कि अब उन्हें जाहिर है कि कुछ भी पसंद नहीं आता सिवाय हॉलीवुड टीवी सीरीज। तो उस मुकाबले की टीवी सीरीज ये बनी है एर्तुग्रुल हमारे हीरो के ऊपर, और जिस भी चीज से आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं तो आप में थोड़ी टॉलरेंस होनी चाहिए कि इस टीवी सीरीज को हम रिकमेंड कर रहे हैं उस यूथ को जो गुनाहों में पड़ी हुई है, और क्या पता ये टीवी सीरीज देखकर ही उन्हें एक ऑल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट जो है वो मिल जाए। इस तरह और भी बहुत सी चीजें हैं। उमर सीरीज है, उसके बारे में भी इख्तलाफ है, लेकिन उमर सीरीज के बिल्कुल उमर सीरीज के हवाले से डॉक्टर इदरीस जुबैर जो माशाल्लाह मैडम फरहत हाशमी के हस्बैंड है, वो उनकी राय ये है कि वो यूथ को रिकमेंड की जा सकती है, यूथ देख सकती है, क्योंकि ये वो यूथ की अली भाई अगेन एंड अगेन हम बात कर रहे हैं जो वेस्टर्न टीवी सीरीज देख रही हैं।
तो अगर इस यूथ को भी हम ये कहने लग जाएंगे कि नहीं नहीं उसमें तो ये मसला है, उसमें अकीदे का मसला है, उसमें जो है वो बिदअत है, उसमें ये है और वो है, तो मुझे नहीं समझ आती कि फिर ये यूथ जो है वो कहाँ जाए, वो क्या देखे क्या करे। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आई एम रेडी फॉर फतवाज, मैंने एक नाम मैसेज आ भी गया नीचे। तो ये सारी मेरी लंबी बात हो गई, सॉरी थोड़ी, लेकिन मेरा यही है कि ये 3 रीजंस हैं मेरे नजदीक। तो मैं आपके भी नजदीक रीजंस की तरफ तो मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक सजेशन की तरफ जाऊंगा भाई कि मेरे बेटे को एक हाफिज साहब कुरान पढ़ाने आए, और आप भी उनको शायद जानते होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये बच्चा जो है ना ये पढ़ता नहीं है, ये कुरान नहीं पढ़ता, ये मैं आता हूँ और ये आके मैं इसको 45 मिनट का टाइम है आप, और ये 45 मिनट में जो है ना ये 5 मिनट भी नहीं 5 मिनट पढ़ता है, 40 मिनट ही टाइम जाया करता है। तो मैंने उनको, मेरी बेगम ने मुझे फोन किया कि बड़े परेशान है हाफिज साहब। मैंने कहा जी अच्छा ऐसा करें कि आप मुझे उससे बात करा दें हाफिज साहब से। मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या परेशानी है। कहने लगे कि जी मुझे ये है कि ये इज्जत नहीं करता है, इसको नहीं पता कि मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद की इज्जत होनी चाहिए, सीरियस होकर बैठ के पढ़ना चाहिए। मैं अपनी सीरियस वाली बात कर रहा था ना, अभी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। बिकॉज वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज से इन लाइफ, वी शुड डू थिंग्स सीरियसली बट नेवर बिकम सीरियस। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग थिंग्स सीरियसली एंड बिकमिंग सीरियस। तो मैंने कहा आपको, मैं मार्केट में अगर लोग कितने पैसे लेते हैं इस काम के, उन्होंने कहा XYZ। मैं कहा मैं आपको उससे 2 गुना बल्कि शायद उससे भी ज्यादा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा तो किस लिए? कहते हैं ताकि मैं इसको पढ़ाऊं। मैंने कहा आप एक काम करें, आप इसके साथ 40 मिनट खेलें और 5 मिनट इसको पढ़ाएं, मैं आपको 40 मिनट खेलने के पैसे दूंगा, 5 मिनट पढ़ाने के पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा जी वो क्यों? मैं तो यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप पढ़ाने आ रहे हैं ना, आप क्या पढ़ाने आ रहे हैं? आप अल्लाह की किताब पढ़ाने आ रहे हैं। उस किताब के साथ अब बच्चे की दोस्ती तब होगी जब उसकी आपसे दोस्ती होगी। अब जब आपसे उसकी दोस्ती नहीं बनेगी, वो किताब से दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि उसको पहला जो ब्रिज है ना, जो ब्रिज क्रॉस करना है, वो आपका ब्रिज क्रॉस करके किताब तक जाना है। राइट, सो वो उन्होंने उस वक्त तो खैर समझिए उन्होंने खैर किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा भी कि जी वाकई वो बड़ा अच्छा मुझे लगा, बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो फुटबॉल खेलते खेलते उसको मैंने सूरतें याद करा दी। अब वो फुटबॉल खेल रहे थे, सूरतें याद करा रहे थे। नाउ दिस अगेन, शायद इस पर भी फतवा आ जाए कि कुरान के साथ मजाक हो रहा है, लेकिन आए कि ये एक्चुअली आप ये समझना कि जो मीडियम है सेंटर में, अगर उस, और आपने जो एक बात कही थी ना अभी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया उनके अखलाक के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी की, दुआ की मिसालें खुद करके दिखाई, फिर सहाबा को, ताइफ वालों को साथ क्या किया आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माफ किया। राइट, ये नहीं जानते कि इनके साथ कि इनमें से इनके ये कोई क्या होने वाला है। राइट, सो आपने जो वो चीजें करके दिखाई, तो हमारे जो नॉट ओनली जो ये तंजीमें बनी हुई हैं, जो तंजीमों में जो लीडरान हैं हमारे, ये जो या जो तंजीमों में जो हमारे जिम्मेदारान होते हैं, ठीक है, जब एक बच्चा उस तंजीम में आता है, उसके साथ जुड़ता है, तो उनको उतना ज्यादा हम्बल होना सिखाना बहुत जरूरी है। और बल्कि उसको स्नब करना चाहिए। होता क्या है, हम जिम्मेदारी, एक बच्चा जो बार बार आता है ज्यादा काम आता है, हम उसकी जिम्मेदारी बढ़ाते हैं, उसकी तारीफ बढ़ाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ाते हैं, तारीफ बढ़ाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ाते हैं, तारीफ बढ़ाते हैं। तो ये नहीं कर रहा कि इस दोनों के दरमियान में उसको ग्राउंडेड भी रखना है, जमीन पे भी लेके आना है वापस। भाई देन अगेन वही बात है कि हमारे टीचर्स ट्रेंड ही नहीं है, सीधी सी बात है। और हमारे ये कस्टम बन चुका है कि उस्ताद बहुत सीरियस होगा, बहुत सीरियसली पढ़ाएगा। तो हम अभी तक पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं आपको दूर की बात क्या, अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि मेरी जो पहली जॉब हुई CB&I में, शिकागो ब्रिज एंड आयरन, UAE में, रुवेस में, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो मल्टीनेशनल थी। तो उन्होंने हमारी पहली जो ट्रेनिंग करवाई, यानी हर कंपनी आपको बेहतर पता है कि पहले ट्रेन करती है अपने एम्प्लॉय को बिफोर सेटिंग देम इनटू द फील्ड। तो उन्होंने हमें हायर करके जो ट्रेनिंग करवाई पहली, मैं हैरान रह गया कि क्या ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग ये चल रही है बिहेवियरल मैनेजमेंट की, ट्रेनिंग चल रही है कि एक दूसरे से बात कैसे करनी है, ट्रेनिंग चल रही है हमारी वैल्यूज क्या है हमारी कंपनी की, ट्रेनिंग चल रही है कि एक दूसरे को करेक्ट कैसे करना है, किसी की गलती है, तुम सेफ्टी ऑफिसर हो, तुम इंजीनियर हो, तुमने उसे करेक्ट कैसे करना है, पहले उसकी तुमने थोड़ी सी तारीफ करनी है, उसके बाद कहना है लेकिन आपकी ये बात है तो इसको भी बेहतर करें तो कितना अच्छा हो जाएगा। मैं हैरान रह गया कि यार ये टेक्निकल कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, इसका क्या ताल्लुक वैल्यूज के साथ, इसका क्या ताल्लुक जो मैनर्स के साथ। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि भाई मैनर्स के बगैर एक छोटी सी कंपनी नहीं चल सकती, कम्युनिकेशन के बगैर, अच्छी तरबियत के बगैर एक कंपनी नहीं चल सकती। तो ये पूरी कायनात और निजाम और हमारी सोसाइटी कैसी चलेगी। तो मसला ये कि हम दीन में तो ले आते हैं लोगों को, लेकिन ट्रेनिंग उनकी कोई नहीं। हम उन्हें ये तो कह रहे हैं दावा करो, हम उन्हें ये तो कह रहे हैं कि तुम बस फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ और दावत दो सबको, लेकिन वेयर इज द ट्रेनिंग। जैसे एक कंपनी ट्रेन कर रही है अपने एम्प्लॉयज को, हमने कितना ट्रेन किया उन्हें।
मदारिस कितना ट्रेन कर रहे हैं अपने लोगों को, मदारिस तो फिर कुछ करते हैं, लेकिन बात कहने की ये है कि चूंकि हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं है, हमारे दाइस ट्रेन नहीं है, इस वजह से फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्योस फैलता है, गुडनेस की बजाय क्योस फैल रहा होता है मुआशरे में, और लोग मजीद दीन से दूर जा रहे होते हैं। लेकिन हैविंग सेड इट, मैं ये भी अली भाई सबको एडवाइस करता हूँ कि इन सब के बावजूद आपको इस्लाम से मुतनफर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ना इस चीज को रीजन बनाते हैं, वो कहते हैं मैं दीन में इसलिए नहीं आता क्योंकि दीनी लोगों से मैं मुतनफर हूँ, या वो एक मेरे क्लास फेलो थे, वो कहते होते थे कि जी मैं मस्जिद इसलिए नहीं जाता कि तुम्हारी मस्जिद में जो है वो लोगों को तमीज नहीं है और जूते रखने की जो है वो उन्हें सेंस नहीं है, वो दूसरे के जूते पे जूता रख देते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि यार लोगों के इस तरह जूता रखने से बाजमात नमाज का क्या कसूर है, आप मस्जिद तो जाएंगे, वो तो एक अलग मसला है कि लोगों का रवैया ऐसा है। तो ये भी बहाना नहीं बनाना चाहिए कि नहीं जी हम तो दीन से मुतनफर है इसलिए क्योंकि हमारे दीनी लोग ऐसे हैं। कल को आपने अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह को आप ये दलील नहीं दे सकेंगे कि मैंने दीन पे इसलिए नहीं अमल किया क्योंकि मुआशरा ही खराब है। अल्लाह ने कहना आपने क्या किया, आपने क्या इनपुट दी। तो ये है मेरी तो राय इसमें। मैं इस पर आखिरी बात करके इसको जुमले को खत्म करता हूं, जिस तरह आपने कहा कि टाइम भी आपके लिए भी काफी लंबा हो गया, कि एक अभी ना मेरे कजन होते हैं यूके में, माशाल्लाह बहुत ही वो आलिम किस्म के आदमी है, दुनिया भर में उनको जाना जाता है। तो उनकी एक दोस्त, करीबी दोस्त की डेथ हुई है। तो वो जो दोस्त जिसकी डेथ हुई है अभी 2 दिन पहले, उस दोस्त की एक कोटेशन उन्होंने अपने उस पर लगाई हुई है फेसबुक पे, और वो कोटेशन ये कहती है, और वो एक दुआ है, वो दुआ ये है, या अल्लाह इस्लाम को मुसलमानों से बचा ले। जी बस सिर्फ इतनी सी दुआ लिखी हुई है उसने। सही। तो बहुत मजा है आपसे डिस्कशन करके, और जो क्रक्स है हमारी डिस्कशन का एक बार मैं वो बता देता हूँ। हमने बात आपसे की कि क्वारंटाइन में टेम्पटेशन से कैसे डील किया जाए। मुझे जाहिर है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ ट्रिगर्स, ये तीन वजूहात के इंसान का शिकार हो जाता है, टेम्पटेशन हो जाता है, और उसका हल सेल्फ डिसिप्लिन करें, और टेम्पटेशन का मुकाबला थ्रू चेंजिंग रूटीन करें, और अपनी जगह भी चेंज करके देखें, अपनी टाइम वेस्टेज टाइम वेस्टेज को रिप्लेस करें प्रोडक्टिव चीजों से, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम से आपका टेम्परामेंट है फितने से डील करने का कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली यू विल फॉल इनटू द फितना। और फिर आपने बात, वो लोग जो वर्थलेस फील करते हैं, वर्थलेसनेस तक चले गए, वो उन्हें चाहिए स्पोर्ट, वो स्पोर्टिंग सर्कल ढूंढें। These could be brothers, these could be siblings, these could be parents, या फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स जो हैं, जो कि आपको बता देते। मुझे याद आ गया कि मुझे एक दोस्त बता रहा था कि उसके दोस्त ने यूनिवर्सिटी में उसे कहा कि खुदा के लिए मुझसे मोबाइल ले लो, खुदा के लिए मुझसे लैपटॉप ले लो, क्योंकि मैं इस हद तक शिकार हो चुका हूं कि प्लीज मुझसे ले लो। अब देखें वो बचना चाह रहा है लड़का, और उसने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट की, और उसका दोस्त मुखलिस था, उसने वो चीज उससे ले ली कि कुछ देर के लिए ये इन चीजों से दूर रहे, बच जाए, और जाहिर है कि अपनी कुछ नशोनुमा करे, जहनी नशोनुमा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ वापस आए, स्ट्रांग हो, और उसके बाद ही कैन गिव इट टू देम। तो ये एक क्रक्स था। और फिर आपने जो सवाल पूछा उसमें मैंने अपनी पर्सनल राय दी कि क्या वजह है कि लोग जब इल्म हासिल करते हैं तो उनमें सख्ती आती है बजाय के नरमी आने के। सो बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, और अल्लाह ताला आपको अपने अमल में इंक्रीज करें, और आपकी फैमिली की भी बहुत सी दुआस, और सबको सलाम भी कहिएगा। तो इंशाल्लाह से भी इजाजत चाहते हैं, अगर आपने कोई आखिरी बात करनी है, पैगाम देना है, तो आप दे लीजिए, अदरवाइज फिर मैं इसको इंशाल्लाह फिर सेशन को एंड कर। जी अली, सबसे पहले जज़ाकल्लाह खैर आपके इस टाइम का, और आपके इस इस डिस्कशन का, इस प्यार का, और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। और मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है, और वो ये है कि ये कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब बनाने का फैसला किया था, तो सबसे पहली प्रोडक्ट जो फिजिकल बनाई थी वो कलम था, और जब ये कायनात खत्म होगी तो जो सबसे आखिरी प्रोडक्ट खत्म की जाएगी, इसको रोक दिया जाएगा, ड्राई कर दिया जाएगा, वो कलम होगा। कलम जो है वो इल्म की निशानी है। सो इल्म हमारी मीरास है, इल्म इंसान की मीरास है, मैं मोमिन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इल्म है उस इल्म को हासिल करें, और जितना आप इल्म में आपके इजाफा होगा, वो इल्म, जो शाख झुकती है, वो याद रखिएगा, जो शाख झुकती है वही शाख दोबारा खड़ी हो सकती है, जो अकड़ती है वो टूट जाती है। तो जिसके अंदर इल्म का बोझ बढ़ेगा वो शाख झुकनी चाहिए, वो जितनी हम्बल होगी उतनी ही ज्यादा वो सरनगू होगी, उतनी ही ज्यादा वो अल्लाह के यहाँ ऊपर जाएगी। सो इसी दुआ और इसी इल्तिजा के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आपसे इजाजत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूबसूरत बात। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।